मिडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। सल्तनतकालीन प्रशासन, दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति। सल्तनत काल में इस्लामी प्रभाव वाले प्रशासन, सैन्य संगठन तथा राजस्व व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों पर भी इस काल की अमिट छाप पड़ी। प्रशासन, दिल्ली सल्तनत केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित थी, किंतु प्रशासन का नियमन सुल्तान की योग्यता पर निर्भर करता था। नियमन, अलाउद्दीन बलबन जैसे शासकों ने पूर्णतः निरंकुश सत्ता का उपयोग किया, जबकि फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन जैसे शासकों को अमीरों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ा। सुल्तान, राजतंत्र कोई इस्लामी संस्था नहीं थी और परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे उसका उद्भव हुआ। इस्लाम में शासन की मूल परिकल्पना धार्मिक व्यक्ति यानी इमाम की थी। अब्बासी खिलाफत के पतन के कारण सुल्तानों का उदय हुआ, जो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। सुल्तान प्रशासन की धुरी, सशस्त्र बल का प्रधान सेनानायक, सभी न्यायिक मामलों में अपील की अंतिम अदालत तथा समाज एवं राजनीति का केंद्र बिंदु भी था। इन्हीं कारणों से कई विचारकों ने सुल्तान में दैवीय गुणों का आरोपण किया। सुल्तान तथा खलीफा का संबंध वैधानिक रूप से परिवर्तित होता रहा। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से खलीफा राज्य का प्रधान बना रहा, परंतु व्यावहारिक रूप से सुल्तान ही राज्य का प्रधान था। अनेक सुल्तानों ने खलीफा का अनुमति पत्र प्राप्त कर अपने शासन को वैध बनाया, परंतु शासन पर तलवार की शक्ति हमेशा विद्यमान रही। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा भी घोषित किया। यह कहा जा सकता है कि खलीफा की अनुमति सुल्तान के प्रभाव में वृद्धि करने में अवश्य ही सहायक रही। इस प्रकार सुल्तान अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति था, जो प्रायः निरंकुश होता था, परंतु उसकी शक्तियों पर कुछ अंकुश भी थे, जैसे धार्मिक अंकुश व उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम। इस्लामी विचारधारा में न पाया जाना भी सुल्तान पर अंकुश का काम करता था, क्योंकि कोई भी योग्य और शक्तिशाली सैन्य अधिकारी सुल्तान बनने की उम्मीद कर सकता था। सुल्तान की सहायता के लिए प्रशासन के प्रमुख अंग, केंद्रीय प्रशासन। शासन कार्य में सुल्तान की सहायता हेतु अनेक मंत्री थे। मंत्रियों तथा सरकारी विभागों की संख्या निश्चित नहीं थी। प्रत्येक मंत्री सुल्तान द्वारा चुना जाता था और सुल्तान की मर्जी तक उस पद पर बना रह सकता था। बरनी के अनुसार सल्तनत प्रशासन में 4 विभाग प्रमुख स्थान रखते थे। पहला, दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत का प्रमुख अधिकारी वजीर था। वह सुल्तान का प्रधान सलाहकार माना जाता था और विशेष रूप से वित्त प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। वजीर की शक्तियाँ और महत्व विभिन्न शासकों के दौरान परिवर्तित होते रहे और तुगलक काल में यह चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। विद्वानों के अनुसार वजीरों की 2 श्रेणियाँ थीं। पहला, वजीर ए तौफीद, इसे असीमित अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, वजीर ए तनफीद, इसके अधिकार सीमित थे। वह मात्र सुल्तान के आदेशों का ही पालन करता था। वजीर के अधीन कई अन्य विभाग थे जो राजस्व संबंधित कार्यों से जुड़े थे। ये विभाग हैं इनमें, दीवान ए अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की थी। दीवान ए वकूफ़, जलालुद्दीन खिलजी ने व्यय के कागजात की देखभाल हेतु इसकी स्थापना की थी। दीवान ए मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली हेतु इसकी स्थापना की थी। इमलाक, फिरोज तुगलक ने सुल्तान के प्रत्यक्ष आय से संबंधित विषयों हेतु इसकी स्थापना की थी। बहराम शाह के काल में वजीर के समकक्ष नाइब का पद सृजित किया गया था। इसे नाइब ए मुमलकत भी कहा जाता था। दीवान ए विजारत के अन्य प्रमुख अधिकारी, मुशरिफ ए मुमालिक, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय एवं उसके व्यय का लेखा जोखा रखने का दायित्व मुशरिफ ए मुमालिक का होता था। नाजिर इसका सहायक होता था। मुस्तौफ़ी ए मुमालिक यह महालेखा परीक्षक था
और व्यय का हिसाब रखता था। वकील सुल्तान, यह तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के काल में वजीर की सहायता एवं सैन्य व्यवस्था हेतु देखने हेतु स्थापित हुआ, परंतु अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण समाप्त किया गया। आमिल यह राजस्व अधिकारी था। मजूमदार यह आय व्यय को ठीक रखता था तथा उधार का हिसाब रखता था। दीवान ए अर्ज, यह सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक कहलाता था। इसका स्पष्ट स्वरूप बलबन के काल में सामने आया। अलाउद्दीन ने इस विभाग को और अधिक व्यवस्थित किया। तीसरा, दीवान ए इंसा, यह सूचना, पत्र व्यवहार आदि से संबंधित विभाग था। इसका प्रमुख अधिकारी दबीर ए खास या दबीर ए मुमालिक कहलाता था। यह शाही घोषणाओं और पत्रों के प्रसारण से संबंधित था। दबीर काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो सुल्तान का करीबी और प्रायः वजीर का प्रतिद्वंद्वी माना जाता था। वह इस विभाग को मिनहाज उस सिराज दीवान ए अशरफ कहकर संबोधित करता था। इस विभाग का कार्य अत्यंत गोपनीय था। चौथा, दीवान ए रसालत, यह विदेशी विभाग तथा धार्मिक मामलों से संबंधित था। इसका कारण यह था कि रसालत शब्द को धार्मिक मूल से संबंध करके उसका अर्थ धर्म तथा नैतिकता से जोड़ा गया। अन्य केंद्रीय विभागाधिकारी, अमीर ए आखुर, शाही घुड़सवार का अधीक्षक। दरोगा ए पील, हाथियों से संबंधित अधिकारी। सर जानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक। बदीर ए मुमालिक, यह गुप्तचर विभाग दीवान ए बरीर का प्रमुख अधिकारी था। मुन्हियान, यह भी गुप्तचर थे जिनको अलाउद्दीन ने नियुक्त किया था। सदर उस सुदूर, धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता, इस्लामी नियमों को लागू करवाता था। सदर उस सुदूर। अमीर ए हाजिब, यह बारबक भी कहलाता था। यह दरबारी शिष्टाचार से संबंधित था। मुहत्सिब, यह सदर के अधीन तथा लोगों के आचरण, मापतौल नियंत्रण से संबद्ध था। वकील एदर, अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी जो शाही हरम और शहजादों से संबद्ध था। मीर ए इमारत, यह फिरोज शाह द्वारा स्थापित लोक निर्माण विभाग दीवान ए इमारत का प्रमुख अधिकारी था। मलिक गाजी शाहना को यह पद दिया गया। काजी उल कुज्जात, न्याय विभाग दीवान ए कजा का प्रमुख। शाहना ए मंडी, बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करना। ख्वाजा या साहिबे दीवान, राजस्व प्रशासन का प्रभारी, बलबन द्वारा स्थापित प्रांत में नियुक्त होता था और केंद्र को लेखा जोखा भेजता था। मजलिस ए आम या मजलिस ए खलवत, सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का समूह। दीवान ए इस्तेहाक, पेंशन विभाग। मुतसर्रिफ, यह शाही कारखानों का महानिदेशक था। प्रांतीय प्रशासन, दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषताओं में एक इक्ता व्यवस्था को भी माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को नष्ट करना और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ना था। इसका प्रारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। सल्तनत काल में अमीरों को इक्ता दी जाती थी। बड़ी इक्ता का इक्तादार मुक्ता या वली कहलाता था। मुक्ता का प्रमुख कार्य इक्ता का प्रशासन संभालना, वहाँ सेना तैयार रखना, सेना का वेतन तथा अपना खर्च निकालकर बचा हुआ धन फवाजिल जिसे कहते थे केंद्र को भेजना था। यद्यपि यह माना जाता है कि जिलों को सिक तथा उसके प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। सिक नामक इकाई की स्थापना बलबन ने की थी, परंतु किसी समकालीन इतिहासकार ने प्रांत से नीचे की इकाई के बारे में नहीं लिखा है। इस काल में परगना 84 जैसे 84 गांवों का समूह, सदी 100 गांवों का समूह आदि का उल्लेख अवश्य मिलता है। गांव में मुकद्दम गांवों का जमींदार था। खुद एक से अधिक गांवों का जमींदार था। पटवारी गांव का ही अधिकारी था जो राजस्व संबंधी बही खाते तैयार करता था। खालसा वो क्षेत्र था जो सीधे केंद्र सुल्तान के नियंत्रण में होता था। अलाउद्दीन ने दान, उपहार आदि की जमीनें छीनकर खालसा में मिला ली थी। खालसा क्षेत्रों में अलाउद्दीन ने आमिलों की नियुक्ति की जो संभवतः परगना स्तर पर नियुक्त होते थे।
सैन्य प्रशासन। तुर्क प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तानों की शक्ति उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करती थी। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। सैन्य संगठन का विकसित रूप अलाउद्दीन खिलजी के समय में स्थापित हुआ और गयासुद्दीन तुगलक ने वेतन रजिस्टर वसीयत-ए-हस्म को तैयार करवाया तथा स्वयं उसकी जांच की। सुल्तान के सैनिक हस्म-ए-कल्ब कहलाते थे। सामंतों व प्रांतपतियों की सेना हस्म-ए-अतरफ कहलाती थी। सुल्तान की सेवा में रहने वाली टुकड़ियाँ खासा खेल कहलाती थी। सैनिकों का वेतन नकद या इक्ता के रूप में होता था। प्रांतों में प्रांतीय आरिज थे जो सेना के संगठन के लिए उत्तरदायी थे। सैन्य संगठन: अमीर-ए-दह 10 सैनिकों का सेना नायक, अमीर-ए-सदा 10 अमीरों या 100 सैनिकों का सेना नायक, अमीर-ए-हजारा 1000 सैनिकों का सेना नायक, अमीर-ए-तुमन 10,000 सैनिकों का सेना नायक। यह सैनिक वर्गीकरण पद सोपान सूचक होने के साथ साथ सैन्य व्यवस्था के अत्यधिक केंद्रीभूत होने का आभास दिलाता है। जियाउद्दीन बर्नी ने इस सैन्य वर्गीकरण दशमलव प्रणाली को अपने ढंग से स्पष्ट किया है। उनके अनुसार सबसे छोटी सैनिक इकाई सरखेल तथा सबसे बड़ी सैनिक इकाई खान के अधीन थी। खान के ऊपर सुल्तान होता था। सरखेल 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान, सिपाहसालार 10 सरखेल 100 घुड़सवार का प्रधान था। अमीर 10 सिपाहसालार 1000 घुड़सवार का प्रधान था। मलिक 10 अमीर यानी 10,000 घुड़सवार। खान 10 मलिक यानी 1,00,000 घुड़सवार। सुल्तान 10 खान सर्वोच्च सेनापति माना जाता था। राजस्व प्रशासन: भारत में तुर्क आर्थिक व्यवस्था मुस्लिम कानून की हनफी विचारधारा के वित्तीय सिद्धांतों पर आधारित थी। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर प्रचलित थे। पहला उस्र, सिर्फ मुसलमानों से 5 से 10% तक लिया जाने वाला भूमि कर था। 2 खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर भूमि कर था जो उपज का 1/3 से 1/2 तक था। खुम्स। तीसरा लूट का माल, यह भूमि से या भूमि में गराधन आदि था। राज्य अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक प्रायः इसका 4/5 भाग रख लेता था, किंतु फिरोज तुगलक ने 1/5 भाग ही अपने पास रखा। 4 ज़कात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जिसका प्रयोग उन्हीं की भलाई हेतु किया जाता था। यह 2.5% तक होता था। 5 जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और बदले में उनके जीवन व संपत्ति की रक्षा की जाती थी। भूमि का वर्गीकरण: सल्तनत काल में राज्य की समस्त भूमि मुख्यतः 4 भागों में बटी थी। पहला इक्ता, यह भूमि इक्तादारों को दी जाती थी। इसका लगान वसूल करने वाला अधिकारी वली कहलाता था। 2 खालसा, यह भूमि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में थी तथा चौधरी या मुकद्दम नामक अधिकारी इससे भूमि कर एकत्रित करता था। 3 इनाम या वक्फ, यह भूमि पुरस्कार स्वरूप अथवा अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती थी। यह कर मुक्त व वंशानुगत अधिकार मुक्त भूमि है। चौथा सामंतों को दी गई भूमि, यह एक निश्चित कर प्रतिवर्ष के बदले दी जाने वाली भूमि थी। मुख्यतः यह हिंदू जमींदारों राजाओं को दी जाती थी। राजस्व निर्धारण प्रणाली: भू राजस्व की वसूली प्रारंभ में हिंदू सरदारों की मदद से की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलीगढ़ तक का दोआब, मालवा और राजस्थान के कुछ हिस्से को खालसा में शामिल करके उनकी पैमाइश करवाई और उसके आधार पर भू राजस्व वसूला। इसके लिए उसने आमिल, मुतसर्रिफ आदि सरकारी अधिकारी नियुक्त किए। इससे दिल्ली के आसपास नकद और अन्यत्र अनाज के रूप में लगान वसूला। गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः मापन पैमाइश को अपनाया और इसे अपने पूरे साम्राज्य में लागू करने का असफल प्रयास किया। भू राजस्व निर्धारण के 3 प्रमुख तरीके थे: बटाई, मसाहत और मुक्ताई। बटाई, जिसमें वास्तविक उपज से ही राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था, इसको गल्ला बख्शी, किस्मत-ए गल्ला, हासिल आदि भी कहा जाता था। बटाई 3 प्रकार की होती थी। पहला खेत बटाई, खड़ी फसल या फसल बोने के तुरंत बाद करों को निर्धारित करना। दूसरा लंक बटाई, भूसे से अलग किए बिना फसल का
कृषक व सरकार के बीच बंटवारा। 3 रास बटाई, भूसा अलग करने के बाद फसल का बंटवारा। मसाहत भूमि की पैमाइश पर आधारित व्यवस्था थी, जिसमें जोती बोई गई जमीन की माप के आधार पर एक मानक भू राजस्व देना पड़ता था। मुक्ताई, यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। यही पद्धति मुगल काल में कानूत कहलाती थी। इस पद्धति में किसान या सरकारी कर्मचारी आपसी समझौते से उपज का आकलन करते थे, जिसके आधार पर किसान राजस्व देने को तैयार रहता था। न्याय एवं दंड व्यवस्था। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा तथा कयास। कुरान मुस्लिम कानून का प्रमुख स्रोत है। हदीस पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का संकलन है। इज्मा यानी मुजतहिद द्वारा व्याख्यायित कानून और कयास अर्थात तर्क या विश्लेषण पर आधारित कानून। इस्लामी कानून का व्याख्याता मुजतहिद कहलाता था। फौजदारी कानून हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से लागू होता था। सुल्तान न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। इसके अलावा बड़ी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में काजी और मुफ्ती होते थे, जो मुसलमानों के फौजदारी तथा दीवानी न्याय और हिंदुओं का फौजदारी न्याय करते थे। दादबक नामक अधिकारी करों की मनमानी वसूली पर अंकुश लगाता था। अर्थव्यवस्था। सल्तनत काल में व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत से विदेशों में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जैसे लोहा, हथियार, अनाज, सूती वस्त्र महत्वपूर्ण निर्यात, जड़ी बूटी, मसाले, फल, शक्कर एवं नील आदि थी। आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं में घोड़े अरब, तुर्किस्तान, रूस, ईरान, अस्त्र शस्त्र, दास, मेवे, फल आदि शामिल थे। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र के रूप में दिल्ली, ठट्टा, देवल, सरस्वती, अनहिलवाड़, सतगांव, सोनारगांव, आगरा, वाराणसी, लाहौर आदि प्रसिद्ध थे। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तुर्कों के आगमन से नगरों का उदय एवं विकास हुआ तथा आर्थिक प्रक्रिया तीव्र हुई। तुर्क अपने साथ चरखा लेकर आए। यह संभवतः 12वीं सदी में ईरान में विकसित हुआ और भारत में इसका प्रथम उल्लेख 14वीं सदी में ही मिलता है। इसकी वजह से पारंपरिक तकली के मुकाबले कताई क्षमता 6 गुना बढ़ गई। नद्दाफ धुनिया नद्दाफ का गज धनुष भी इसी काल का आविष्कार था। इससे रुई से बीज जल्दी अलग होने लगा। इन तकनीकों से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। उद्योग। सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग अस्तित्व में थे। इस काल के उद्योगों की विशेषता इनमें अरबी व फारसी तत्वों का समावेश है। शाही कारखाने, इनमें राज दरबार एवं राज परिवार की विलासिता की वस्तुओं का निर्माण होता था। इन्हें राज्य की ओर से वित्तीय सहायता मिलती थी। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में एक वस्त्र कारखाना खोला गया, जिसमें 4000 कारीगर काम करते थे। शीत ऋतु के वस्त्र सिकंदरिया से आयातित वस्तुओं से बनते थे। फिरोज शाह तुगलक के काल में इनका सर्वाधिक विकास हुआ था। कारखाने 2 प्रकार के थे: रातिबी, निश्चित वार्षिक अनुदान वाले, तथा इसमें वैतनिक कर्मचारी होते थे। यह सरकारी कारखाने की तरह था। गैर रातिबी अनुदान अनिश्चित था तथा अनिश्चित वैतनिक कर्मचारी थे। वस्त्र उद्योग, यह इस काल का प्रमुख उद्योग था। ज्योतिष्वर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। बर्नी ने खजकौल, मशरूम, सेरी, उत्तम, सीरीन, बुरद आदि वस्त्रों का वर्णन किया है। शाही कारखानों में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों व दरियों का निर्माण किया जाता था। बंगाल व गुजरात में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। ढाका को मलमल विश्वविख्यात थी। ढाका की मलमल। खंभात का रेशमी वस्त्र प्रसिद्ध था। पटोला गुजरात का अन्य प्रमुख रेशमी वस्त्र था। रेशम उद्योग के लिए बनारस, पटना, मालदा व कासिम बाजार प्रसिद्ध थे। धातु उद्योग, सैनिक साजो सामान की आपूर्ति के लिए घोड़े के लोहे के उद्योग का विकास हुआ। अहमदाबाद, दिल्ली व बंगाल लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। लाहौर, कालिंजर, बनारस, सियालकोट तथा गोलकुंडा में उत्तम श्रेणी की तलवारें बनती थीं।
बारबोसा के अनुसार खंपात में कुशल स्वर्णकार रहते थे। सर्वोत्तम स्वर्ण को महाकनक कहा जाता था। बीदर बर्तनों पर सोने चांदी की कारीगरी के लिए विख्यात था। अन्य उद्योग, चमड़ा उद्योग गुजरात में समृद्ध था। दिल्ली व मुल्तान हाथी दांत के लिए विख्यात था। कश्मीर लकड़ी की दस्तकारी हेतु प्रसिद्ध था। बंगाल चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र था।